अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इख्तियार महर। आज हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर, लेकिन ऐसा है कि ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल भी लगता है। इस चैप्टर का नाम है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एंड इसके बाद आगे आता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल और छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप करने में मदद करती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये नहीं पढ़ाई जाती, और डायरेक्ट अगर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो फिर ये चीज़ें बहुत आपको दुश्वारी करती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन इससे पहले इसमें एक टॉपिक आता है सम रूल, तो वो हम स्टार्ट करेंगे सम रूल। सम रूल की कुछ कहानी यूं है कि इसका एक फार्मूला है, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी डिफरेंस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। तो ये इसका फार्मूला है, लेकिन इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा चैप्टर 1 की तरफ, दैट इज सेट। सेट की तरफ जाना पड़ेगा। अब सेट में क्या होता है कि आपको मालूम है कि अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए ए यूनियन बी, क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी, है ना। तो ए यूनियन बी का आपको सेट बिल्डर फॉर्म आना चाहिए। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये है कि वो उसमें प्रॉपर्टी शो होती है सेट की। ठीक है, देखिएगा कैसे, ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है कि ए यूनियन बी कौन सा सेट होता है, एक्स सेट होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, सच दैट, इस साइन को हम कहते हैं सच दैट एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब इस सेट में कौन से मेंबर होंगे, ए के मेंबर होंगे, या फिर इधर और लिखते हैं और एक्स क्या होगा, बी के मेंबर होंगे। ठीक है जी, या और बोथ होंगे। तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं ए यूनियन बी। ये आपने अच्छे से पढ़ी होगी किसमें, चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है जी। तो ये होता है क्या, ए यूनियन बी कौन सा सेट होता है, एक्स सेट होता है। अब पूछेंगे कि एक्स क्या है, तो एक्स मतलब किस सेट से ताल्लुक रखेगा, वो ए से ताल्लुक रखेगा या फिर बी से ताल्लुक रखेगा, या फिर इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, दोनों के एलिमेंट्स होंगे, मतलब ए के भी होंगे और बी के भी होंगे। ठीक है जी। इसके बाद आपको यह भी आना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो इसमें क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये है, वही डेफिनेशन है, कोई फर्क नहीं है। देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो जो ए में होंगे। आगे चल के यहां पर हम लिखते हैं एंड। ठीक है, यहां पर हमने लिखा और, यहां पर लिखा हमने एंड। ठीक है ना। ए आर और एंड में आपको फर्क भी समझा देता हूं कि देखें, बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये डेफिनेशन है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि देखिए, यहां पर यूनियन में क्या होता है, यूनियन में वो सेट होता है एक्स सच दैट, या तो फिर उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, ए के या बी के या फिर दोनों के, मतलब सारे एलिमेंट्स इसमें हम लिख सकते हैं। लेकिन यहां की जब बात आएगी ए इंटरसेक्शन बी की, तो फिर बोलेंगे वो कौन सा सेट होगा, मतलब कौन से मेंबर्स होंगे, एक्स होंगे। अब एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जो एलिमेंट्स ए के होंगे सिर्फ वो हम लिखेंगे, नहीं। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। तो यहां पर हम जब भी हमारे पास जिक्र आएगा एंड का, तो हम यूज करेंगे इंटरसेक्शन। ये छोटी सी बातें हैं जो आपको प्रॉब्लम जो आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, उनमें काम आएगी। अगर आर की बात आएगी तो हम यूनियन का जिक्र करेंगे। जब आर की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, यूनियन। जब एंड की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है। एक और डेफिनेशन होती है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब होता है वो सेट एक्स। अब पूछेंगे एक्स क्या है, तो हम बोलेंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। वो कौन से एलिमेंट्स इसमें हम लिखेंगे, जो ए में होंगे, लेकिन आगे हम लिखेंगे बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, मतलब इस सेट में वो तो एलिमेंट्स आएंगे जो ए के होंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं आएंगे जो बी के नहीं होंगे, मतलब बी वाले एलिमेंट्स इसमें कभी भी नहीं आ सकते। किस सेट में, ए डिफरेंस बी में, ये याद रखिएगा। ये तीन चीजें अगर आपको आती हैं तो आपको सम रूल जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, जब हम एंड की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन लगाएंगे, जब और की बात करेंगे तो यूनियन लगाएंगे। ठीक है जी। तो सम रूल का फार्मूला यह है कि ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है किसके, ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ सेट बी डिफरेंस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कोई सेट लिखा, मान लीजिए ए लिखा मैंने 1 2 3 एंड 4,
कोई बी सेट मैंने लिखा 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो आप फार्मूला ये लगाएंगे, कौन सा, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी। तो इसमें देखें ऑर्डर ऑफ ए कितना है, ऑर्डर ऑफ ए मतलब कि एक सेट में ये जो ए सेट है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए जो है, डेटा लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ बी मतलब बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। और अब आपसे पूछ रहा है क्या ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, तो एक तरीका तो ये है कि जैसे आपने सेट में फाइंड किया था कि इन दोनों की आप यूनियन निकालें, सिंपली आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। या फिर अगर आप सम रूल लगाते हैं तो फिर वो कैसे होगा, देखें इसके लिए आपको फार्मूला क्या होना चाहिए, फार्मूले में डेटा जो गिवन है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है 4, ऑर्डर ऑफ बी कितना है 4, लेकिन आपके पास ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अवेलेबल नहीं है। तो पहले आप इनका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लें। ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इनका वो होगा, मतलब वो एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो दोनों कॉमन जो होंगे, कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स में ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स आप देखें कौन से हैं, एक यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं है, हम 1 यहाँ पर नहीं लिख सकते। 2 इधर है लेकिन 2 इधर नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। और इंटरसेक्शन तो आपको अच्छे से आता है। अब देखें 3 जो है, 3 इज कॉमन, हेयर एंड हेयर दोनों सेट्स में है तो हम 3 लिखेंगे। उसके बाद जो 4 है, 4 इधर भी है तो 4 भी लिखेंगे, लेकिन 5 और 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये आ जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है, 2 है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी कैसे फाइंड होगा, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यही फार्मूला है, ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी डिफरेंस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब रख लीजिए, वैल्यू रख लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए कितना 4 प्लस ऑर्डर ऑफ बी कितना, ये भी 4 है, डिफरेंस ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 2 है जो अभी हमने फाइंड किया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 जो होगा ये 8 होगा, -2 तो जवाब आएगा 6। तो ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी अगर आप सेट निकालेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 6 एलिमेंट्स होंगे। मान लीजिए अगर आप इसका ए यूनियन बी अब फाइंड करें तो ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन में हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट्स भी लिखते हैं, बी के एलिमेंट्स भी लिखते हैं और इन दोनों के भी लिखते हैं, ठीक है जी। तो देखिए 1 2 3 4 सब लिखेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद 3 4 हम रिपीट नहीं कर सकते, इनको आप कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक बार ये 3 और 4 आ चुके हैं। बाकी क्या लिखेंगे, 5 एंड 6। तो अब देखें इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी जो है आपके पास कितना आया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, सम रूल। ए यूनियन बी की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी हो तो इस तरीके से सम रूल से आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और बात आती है, बात ये आती है कि अगर ये दोनों सेट्स देखें, ये जो दोनों सेट्स मैंने एग्जाम्पल लिखे ए और बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एक है 3 इधर भी है 4 और 4 इधर भी है। मतलब ये जो दोनों सेट्स हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। कौन से सेट्स हैं, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, है ना। ओवरलैपिंग सेट्स मतलब ये कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट नहीं आ रहा। ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट अ नल सेट, है ना। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला तो वो कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी 3 एंड 4, ये नल सेट नहीं है। तो फिर इनको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे, या मैंने आपको सेट में समझा दिया था। लेकिन मान लीजिए अगर कोई सेट आते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, कैमरा फोकस कीजिएगा। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड 5, है ना। ये मैंने सेट लिखे। तो अब देखिए अगर इसका आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। मतलब ये जो सेट्स हैं ये क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। ये क्या है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट्स। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जब डिसजॉइंट सेट्स होगा तो फिर ये जो सम रूल है, सम रूल चेंज कुछ इस तरह का हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी।
हम सिर्फ ये लिखेंगे, इसमें डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी नहीं करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैसे ही नल सेट है, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब जीरो है, तो जीरो माइनस करने से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. सो इफ ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स, देन द फार्मूला फॉर सम रूल विल बी ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए प्लस ऑर्डर ऑफ बी हो जाएगा. ठीक है जी. अब इस पे प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, है ना, ये चीजें आप फोकस रखिएगा. ये चीजें अगर आप फोकस रखते हैं कि एंड को इंटरसेक्शन से और को यूनियन करेंगे, जब एंड का वर्ड आएगा तो इंटरसेक्शन यूज करेंगे, जब और का आएगा तो यूनियन करेंगे, और ये डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म की आपको याद होनी चाहिए. तो अब देखिएगा कि प्रॉब्लम्स कैसे होंगे. हमारे पास एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 या 2 है, वो हम करते हैं. ठीक है जी. वो देखिएगा कि किस तरीके से होगा, तो वो सम रूल से होगा, वो अभी देखते हैं, हम करते हैं, तो आप देख लीजिएगा. मैं इसको मिटा देता हूं. ये आप सवाल पढ़िएगा. एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम है, ये देखिएगा जी. There are 53 students. There are 53 students Taking mathematics or physics. taking Mathematics or physics. mathematics or physics Or both. or both, Comma. comma 38 students 38 students taking mathematics. taking mathematics, Comma. comma And 40 students taking physics. and 40 students taking physics. जी. Requirement number 1 है. नंबर 1 फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है. नंबर 1, How many students are taking both? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग Both mathematics and physics. both maths and physics. Number 2. Number 2, How many students are taking how many students are taking maths but not physics? maths but not physics. जी. Number 3, Number 3. How many students are taking physics? how many students are Taking physics but not mathematics. taking physics Yes. but not Mathematics. मैथमेटिक्स. ठीक है जी. ये सवाल है, एक काम कीजिए, आप वीडियो को पास करके ये सवाल पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए कि आपको ये आता है या नहीं आता. मैं 100% आपको बताता हूँ कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको ये पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है. ये एक पहेली जिस तरह से होती है उस तरह के ये सवाल हैं, और इस तरह के सवालात जो हैं CSS में भी आते हैं, और 2017 पेपर में बिल्कुल इसी के जैसा एक सवाल भी आया था. ठीक है जी. तो देखिए, पहले आप इसको पास करके 5 मिनट के लिए सोचिए कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा. ठीक है, लेकिन मैं अभी कर देता हूँ. देखिएगा आप ये सवाल देखिएगा. देयर आर 53 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स. 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक है मैथमेटिक्स और एक क्या है, फिजिक्स. 53 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या ले रहे हैं, मैथमेटिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, या दोनों ले रहे हैं. ठीक है जी, और बोथ. ठीक है जी. तो अब यहाँ से डेटा हम बनाना शुरू करेंगे. मैंने आपको ये कहा था कि अगर हम और का वर्ड यूज़ करेंगे, किसका वर्ड यूज़ करेंगे, और का वर्ड यूज़ करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यूनियन. पहली बात ये मैंने आपको बताई थी. अगर हम एंड का वर्ड यूज करेंगे, कहीं पर भी अगर एंड आ गया तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करेंगे. ठीक है जी. तो अब देखिएगा,
देयर आर 53 स्टूडेंट्स, 53 स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो क्या ले रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, एक है मैथमेटिक्स और एक है क्या फिजिक्स, या फिर या तो वो मैथमेटिक्स ले रहे हैं या फिजिक्स ले रहे हैं, या कुछ ऐसे होशियार स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि नहीं हम दोनों लेंगे, मतलब दोनों के पेपर्स हम देना चाहते हैं। ठीक है जी, तो देयर आर 53 स्टूडेंट्स टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ। उसमें से 38 स्टूडेंट्स ऐसे हैं टेकिंग मैथमेटिक्स, 38 स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, एंड 40 स्टूडेंट्स उनमें से क्या लेते हैं, 40 स्टूडेंट्स फिजिक्स लेते हैं, 40 स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, फिजिक्स लेते हैं। अब सवाल ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। जो सवाल नंबर 1 है वो कुछ यूं है कि देखिए एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 53, कितने स्टूडेंट्स हैं, 53। ठीक है जी, 53 स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे हैं जो क्या ले रहे हैं, मैथमेटिक्स, और कुछ ऐसे हैं जो क्या ले रहे हैं, फिजिक्स, और कुछ उनमें ऐसे होशियार स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम दोनों पेपर्स देना चाहते हैं, फिजिक्स के भी और मैथमेटिक्स के भी। अब सवाल नंबर 1 जो है इसमें वो यही है कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी आर देयर द स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स, और यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, एंड फिजिक्स है ना। जब एंड का वर्ड आएगा तो मैंने आपको यह बताया था कि हम क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये जो सवाल है ना, सवाल ये बोल रहा है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोनों लेना चाहते हैं, कौन से ऐसे होशियार स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं नहीं हम मैथमेटिक्स भी लेंगे और फिजिक्स भी लेंगे। तो हम क्या करेंगे, डेटा जब हम बनाएंगे तो देखिए डेटा से यहां पर आर का वर्ड यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, आर का वर्ड। तो हम यहां पर आप देखिएगा हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स भी लेते हैं और फिजिक्स भी लेते हैं, ठीक है जी, या दोनों लेते हैं। 53 स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ, तो वो कौन से होंगे, 53। कौन से होंगे, 53। देयर आर 53 स्टूडेंट्स। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलते हैं कि 38 स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथमेटिक्स, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स जो होगा वो कितना होगा, 38। उसके बाद यहां पर बोल रहा है 40 स्टूडेंट्स आर टेकिंग फिजिक्स, तो आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ फिजिक्स इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब सवाल क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। जब एंड का वर्ड यूज हुआ तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करेंगे। मतलब नंबर 1 जो आपको फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको फाइंड करना है नंबर 1। तो अब देखिए मैंने आपको सम रूल बताया है, सम रूल हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स प्लस ऑर्डर ऑफ फिजिक्स डिफरेंस ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ठीक है जी, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए जो चीज आपको गिवन है वो इस फार्मूले में रख लें, ऑर्डर ऑफ MUP मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स वो कितना है, 53 है, तो यहां पर आप लिखिए 53 इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स कितना है, 38 प्लस ऑर्डर ऑफ फिजिक्स कितना है, 40 40 माइनस ये हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। ठीक है जी, तो ये होगा 53 इक्वल टू, ये जब ऐड करेंगे 38 प्लस 40 ये होगा 78 माइनस ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स। ये माइनस का है, इस साइड अगर आएगा, ये चीज़ अगर इस साइड आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये प्लस का 53 है, ये अगर इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इज इक्वल टू 78, ये उधर जाएगा तो माइनस का 53। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स वो हो जाएगा 25। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है कि उन होशियार स्टूडेंट आपको पता चल जाते हैं, वो होशियार स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स भी लेना चाहते हैं और फिजिक्स भी लेना चाहते हैं, तो वो कितने हैं, 25 हैं। अब देखिए एक वेन डायग्राम में यहाँ पर बना देता हूँ, ये मैथमेटिक्स वालों का है और ये फिजिक्स वालों का है। ठीक है जी, अब देखिए मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, जो मैथमेटिक्स उठाते हैं वो कितने हैं, 38, और जो फिजिक्स उठाते हैं वो कितने हैं, 40,
और वो जो दोनों उठाते हैं, यहां पर देखिए सवाल क्या था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यहां पर कीजिएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, मतलब वो स्टूडेंट्स जो मैथ्स भी उठाएं और फिजिक्स भी उठाएं। तो उनका रिजल्ट हमें क्या मिला, 25 मिला। तो 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों उठाना चाहते हैं, मतलब क्या क्या उठाना चाहते हैं, वो फिजिक्स भी उठाना चाहते हैं और मैथमेटिक्स भी और फिजिक्स भी उठाना चाहते हैं। तो 25 ये हैं। अब सवाल जो नंबर 2 है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स। वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स तो लेते हैं लेकिन फिजिक्स नहीं लेते। तो आप यहां पर देख लीजिए, ये जो सर्किल है, ये ब्लू कलर का जो सर्किल है, आप देखिए इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 38 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं, 38 में से ये जो 25 हैं ये मैथमेटिक्स भी उठाते हैं और इसके साथ साथ ये क्या उठाते हैं, फिजिक्स भी उठाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। और हमने यहाँ पर भी फाइंड किया कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 25 हैं। तो 38 किसके हैं, मैथमेटिक्स के, 25 वो हैं जो मैथमेटिक्स भी उठाते हैं लेकिन इसके साथ साथ वो फिजिक्स भी उठाते हैं। तो ये 25 जो है हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, तो उनका तादाद क्या होगा, 38 माइनस 25। तो रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, ऑर्डर ऑफ मैथमेटिक्स बट नॉट फिजिक्स, दैट वुड बी 13। तो 13 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो क्या उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स उठाएंगे। ठीक है जी, ये तो था आपका क्या, पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 3 में क्या आइए, देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स तो उठाते हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं उठाते। तो आप देखेंगे ये जो फिजिक्स वाला सर्किल है इसमें कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, 40 हैं। टोटल कितने हैं, 40। लेकिन इसमें 40 में से 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स भी उठाते हैं। तो आपको सिर्फ प्योरली वो स्टूडेंट्स चाहिए। नंबर 3 में लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ फिजिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स। तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो प्योरली फिजिक्स उठाएंगे। तो आप 40 में से 25 माइनस कर देंगे, 40 माइनस 25, तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 50। सो दिस वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक एग्जाम्पल और फिर उसके बाद हम आपको कुछ सवाल देंगे, वो आप खुद कीजिएगा। ठीक है जी, तो ये मैं मिटा देता हूँ सवाल, आप देख के पास करके इसको कर दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जी सवाल पढ़िएगा। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। जी क्वेश्चन नंबर एक ये मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आप पढ़िएगा जी। ऑल स्टूडेंट्स All- कॉलेज ऑल स्टूडेंट्स, इन अ कॉलेज एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज स्पीक speak हिंदी और इंग्लिश speak सिंधी और इंग्लिश इंग्लिश बोथ और बोथ। देखिए सवाल में ही आपने देखा कि क्या लिखा हुआ है, सिंधी और इंग्लिश और बोथ। जब और का जिक्र आएगा तो हम क्या बोलेंगे, यूनियन। ठीक है जी, और बोथ जी। 270 स्पीक हिंदी 270 स्पीक सिंधी 192 स्पीक इंग्लिश 192 स्पीक इंग्लिश इंग्लिश and 133 speak both languages and 133 speak both languages speak both languages. requirement है Hmm. how many students Number are 1, there how in many students are in the college are in college जी। यही requirement है बस How many Students. are there in a college? ठीक
ठीक है जी। अब सवाल देखिएगा, सवाल ये है कि ऑल द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, जो भी स्टूडेंट्स एक कॉलेज में हैं वो दो लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, दो लैंग्वेजेस उनको आती हैं, वो बात करते हैं। कौन कौन सी? एक है उनके पास सिंधी और एक है क्या? इंग्लिश, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि कितने क्या बोलते हैं, कितने कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 270 जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? सिंधी। तो अब लिखेंगे ऑर्डर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर स्पीकिंग सिंधी लैंग्वेज, दैट इज 270। आप क्या लिखेंगे? 270। उसके बाद 192 स्पीक इंग्लिश, मतलब 192 ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो क्या 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 बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर स्पीकिंग इंग्लिश इज व्हाट? 192। एंड देन 133 स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। 133 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिंधी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बोथ का वर्ड यूज हो चुका है, तो हम बोलेंगे दोनों करते हैं। दोनों करते हैं तो मतलब इन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एस इंटरसेक्शन ई। इसका मतलब क्या है कि दोज स्टूडेंट्स हु आर स्पीकिंग सिंधी एज वेल एज इंग्लिश, सो दिस वुड बी व्हाट? 133 students. And what we have to find? We have to find how many students are there in a college. कितने students हैं कॉलेज में। और यहाँ पर यह भी लिखा गया था ऊपर कि all the students in a college speak Sindhi, English or both, है ना? सिंधी, इंग्लिश और बोथ, सब। तो मतलब सब का मतलब क्या हुआ कि सब क्या कर रहे हैं? सिंधी और इंग्लिश और बोथ। इसका मतलब ये है कि हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? सिंधी यूनियन इंग्लिश, है ना? ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। सिंपली आप सम रूल का फार्मूला लगा दीजिए। हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ सिंधी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सिंधी प्लस ऑर्डर ऑफ इंग्लिश डिफरेंस ऑर्डर ऑफ सिंधी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है जी। तो ऑर्डर ऑफ सिंधी यूनियन इंग्लिश एस यूनियन ई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सिंधी कितना? 270 प्लस ऑर्डर ऑफ इंग्लिश कितना? 192 डिफरेंस ऑर्डर ऑफ एस इंटरसेक्शन ई, इंटरसेक्शन कितना है? 133। तो आप इनको प्लस कीजिए, ये डिफरेंस माइनस कर दीजिए। तो ऑर्डर ऑफ एस यूनियन ई जो आपके पास आएगा, इनको आप प्लस करेंगे तो ये होगा 2, 7 and 9 16, 462 माइनस 133। इनको प्लस किया तो 462 हुआ, डिफरेंस 133 करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एस यूनियन ई जो होगा माइनस करेंगे तो ये कितना होगा? 462 माइनस 133, ये होगा 9, 5, 3, 2 एंड 3, 329। तो जो टोटल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज हैं, टोटल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज आर in a college are 329 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 270 सिंधी बोलते हैं, 192 जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं और 133 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, सिंधी भी और इंग्लिश भी। तो आप हमें ये बताइए कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हम सम रूल वाला फार्मूला यूज़ करके आसानी से हम बता सकते हैं कि 329 स्टूडेंट्स आर दोज स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं? 329। तो ठीक है जी, यहाँ तक हमारा जो सम रूल है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे में देता हूँ, आप अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कीजिए और उनके आंसर्स जो हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।